क्या हाल है बेटा? सब अच्छे से हैं? वेरी गुड। आज हम पढ़ेंगे बेटा सॉलिड चैप्टर की सेकंड क्लास। और इससे पहली वाली क्लास में आपने पढ़ा कि क्या होते हैं सॉलिड, क्या उनकी जनरल प्रॉपर्टीज होते हैं, कैसे उनको क्लासीफाई करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड में, और फिर कैसे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासीफाई करते हैं आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड में। और अब हम पढ़ेंगे बेटा, थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे चैप्टर को, और टॉपिक है कि क्या होता है स्पेस लैटिस क्या है और यूनिट सेल क्या है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए, ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द constituents particles in 3D space which represent the geometry of a crystal is called space lattice। ठीक है, तो देखिए एक रेगुलर अरेंजमेंट है बेटा पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस होंगे इन 3D जो रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्री ऑफ ए क्रिस्टल इज कॉल्ड द स्पेस लैटिस। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे किसी लैटिस को? तो देखिए बेटा, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। आप प्लीज़ इसको साथ के साथ ड्रॉ करिए, नहीं तो दोबारा आप ड्रॉ करने बैठेंगे तो होगी नहीं, ड्रॉ नहीं हो पाएगी। इसलिए साथ के साथ आप ड्रॉ करिए कि किस तरीके से आप इसको बनाएंगे। तो देखिए, ऐसे ये बनाना है। इसको आप पहले वाले जो स्क्वायर है इसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और ऐसे पैरेलल लाइंस हैं, इन सब को आप इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए ये है आप ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ये सारे पार्टिकल्स हैं, इन सब को आप जहाँ पे भी ये एटम से आयंस होंगे इन सब को आप लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो देखिए ये सब लैटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये सब लैटिस पॉइंट हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि ईच पॉइंट इन द लैटिस is called lattice point। ठीक है, और जो सबसे छोटा पार्ट है बेटा, देखिए जो सबसे छोटा पार्ट है स्पेस लैटिस का, उसको आप यूनिट सेल से डिफाइन करेंगे। जो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको आप कहते हैं यूनिट सेल। तो देखिए इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि स्मॉलेस्ट और repeating unit of the space lattice is called the unit cell। तो देखिए ये एक लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका जो सबसे छोटा पार्ट है बेटा उसको आप यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल बताता है कि किस तरीके से एटम कहाँ अरेंज होंगे, कॉर्नर पे, बॉडी सेंटर पे, तो इन सबको डिफाइन करता है। तो देखिए अगली डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि यूनिट सेल क्या होता है। तो देखिए बेटा बहुत ध्यान से, तो देखिए यूनिट सेल क्या है। तो देखिए द स्मॉलेस्ट और रिपीटिंग यूनिट ऑफ द स्पेस लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो देखिए किसी यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 पैरामीटर्स चाहिए। 6 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ए यूनिट सेल। अगर आप किसी यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो 6 पैरामीटर चाहिए। तो देखिए किस तरीके से 6 पैरामीटर चाहिए, कौन से होंगे? तो देखिए 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। देखिए जरा, ये हम एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इनकी साइड्स हो गई। देखिए ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी। तो बी और सी के बीच में एंगल अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए और सी के बीच में बीटा और ए और बी के बीच में गामा। तो देखिए 3 साइड है ए बी सी,
और 3 एंगल है अल्फा बीटा गामा। तो इन 3 साइड और 3 एंगल के बेसिस पे हमने यूनिट सेल को 14 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम जो 14 टाइप के लैटिस हैं उनको आप 14 टाइप लैटिस आर कॉल्ड, इनको हम प्रीवियस लैटिस कहते हैं। तो मालूम होना चाहिए कि 14 टाइप के होते हैं, हर एक को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेनली हमें क्यूबिक की बात करनी है कि क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है। तो देखिए, फॉर क्यूबिक यूनिट सेल, जब आप क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे तो देखिए A इज इक्वल टू बी और B इज इक्वल टू सी और अल्फा इज इक्वल टू बीटा और बीटा इज इक्वल टू गामा, और ये तीनों का एंगल 90 डिग्री का होगा। तो देखिए, जब आप क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे तो क्यूब की बात करेंगे तो मालूम है क्यूब की सबको नॉलेज है, क्यूब में तीनों साइड इक्वल होती हैं और जो बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री के होते हैं। अब आप पढ़ेंगे कि कैसे यूनिट सेल को क्लासीफाई करेंगे। तो बेटा देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द यूनिट सेल। तो देखिए बेटा, यूनिट सेल को हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है अलग अलग कैटेगरी में। तो हम पढ़ रहे हैं इस समय क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द यूनिट सेल है, तो देखो जो यूनिट सेल है उसको आपने बेटा पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक है प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक है नॉन प्रिमिटिव। और जो नॉन प्रिमिटिव है उसी को आप सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिए, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसमें सिंपल क्यूबिक आता है। सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स हैं वो केवल और केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि सेंटर्ड यूनिट सेल में देखिए 3 कैटेगरी आती है। एक आता है बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो देखिए, बॉडी सेंटर क्यूबिक है जिसको हम BCC कहते हैं। एक आएगा बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक जिसको हम बेटा FCC कहते हैं, और एक आएगा एंड सेंटर्ड क्यूबिक जिसको हम बेटा ECC कहते हैं। तो देखिए, यूनिट सेल को आपने पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहले एक है बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक है सेंटर्ड यूनिट सेल जिसको आप नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक ही कैटेगरी है सिंपल क्यूबिक, जिसमें एटम्स केवल और केवल यूनिट सेल के कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि सेंटर्ड यूनिट सेल की 3 कैटेगरी है, एक बॉडी सेंटर्ड, एक फेस सेंटर्ड और एक एंड सेंटर। तो देखिए, सभी को ध्यान से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक क्या होता है। तो देखिए बेटा, सिंपल क्यूबिक देखते हैं। चलिए बेटा, अब देखो, अब हम देखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स हैं वो केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, ये क्यूब है, इसको अगर हम देखें तो देखिए बेटा 8 कॉर्नर होते हैं, तो हर एक कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, लेकिन केवल और केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। अब हम देखेंगे कि जो एटम कॉर्नर पे है उसका कितना पार्ट एक यूनिट सेल में आएगा। इसका मतलब देखो, ये सारा एटम इस यूनिट सेल में नहीं है, तो कितना पार्ट इस एक यूनिट सेल में आता है। तो इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। अगर कोई एटम यूनिट सेल के कॉर्नर पे है तो उस एटम का कितना कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के लिए होगा। इसका मतलब उस एटम का कितना पार्ट यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा। तो देखिए, जो एटम कॉर्नर पे है वो बेटा इक्वली शेयर होता है बाय द 8 यूनिट सेल। समझेंगे दोबारा, जो एटम कॉर्नर पे है वो 8 यूनिट सेल से इक्वली शेयर होता है। इसका मतलब एक एटम का केवल और केवल 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है। देखिए जरा, जो कंट्रीब्यूशन है एटम का फॉर द यूनिट सेल वो आएगा 1/8। तो 1/8 कैसे आता है बेटा? जो एटम कॉर्नर पे है उसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के लिए 1/8 कैसे आता है? तो देखेंगे,
जो एटम कॉर्नर पे है वो 8 यूनिट सेल से इक्वली शेयर होता है, तो उसका 1/8 पार्ट जो एटम है उसका 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं कैसे। मान लो एटम है, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स अलग अलग हो गए। तो अब जो हाफ पार्ट है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये 4 यूनिट सेल हैं, तो उसका हाफ पार्ट इस तरीके से है। तो हाफ पार्ट देखिए 4 में डिवाइड हो रहा है, ये 1/8 पार्ट होगा। कैसे? आपने एटम लिया, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जो हाफ पार्ट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन हो गया यूनिट सेल के लिए? 1/8। तो देखते हैं इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखिए मान लेते हैं कि एक एटम है, ठीक है, आलू है लेकिन एटम समझ लेते हैं। अब मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके दिखा रहा हूं। तो देखिए बेटा, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो देखिए ये अब हाफ पार्ट रह गया है, इसको आप ये वाला पार्ट समझें। देखिए ये वाला पार्ट है, अब ये 4 में डिवाइड होगा। तो देखिए पहले एक पार्ट का कितना हो गया? हाफ पार्ट। अब मैं इसको 4 पार्ट्स में देखिए डिवाइड करके दिखा रहा हूं। तो देखिए ये ऐसे इस तरीके से, और ये इसको मैं ऐसे फिर डिवाइड करके दिखा रहा हूं, देखिए ऐसे। तो आप देखिए इस तरीके से एक पार्ट में, एक यूनिट सेल में इतना पार्ट आएगा। ये वाला पार्ट जो है ये 1/8 है जो एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा। पहले हमने क्या किया बेटा, एक एटम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, और फिर जो हाफ पार्ट है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो देखिए ये वो वाला पार्ट है जो एक यूनिट सेल में प्रेजेंट है, ये 1/8 है। तो जो एटम है बेटा कॉर्नर पे है, उसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के लिए कितना होगा? 1/8। देखिए अभी आपने पढ़ा कि हाफ पार्ट है, फिर हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाया। तो पहले एक पार्ट के दो पार्ट किए हमने, हाफ हाफ, और हाफ को फिर 1/4 में डिवाइड कर दिया। तो एक एटम का जो कॉर्नर पे है उसका 1/8 पार्ट। तो ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा। आप इसको इस मॉडल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो देखिए ये एक यूनिट सेल है बेटा, ये कॉर्नर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कॉर्नर है। अब आप एज्यूम करिए अगर ये छोटा वाला पार्ट एक यूनिट सेल है और ये कॉर्नर है, ध्यान से देखेंगे बेटा ये कॉर्नर है, तो देखिए कितने यूनिट सेल को शेयर कर रहा है? देखिए 1 2 3 4 छोटे छोटे यूनिट सेल इधर हैं और 4 दूसरी साइड में है। तो देखिए ये इकलौता एटम, देखिए ये वाला एटम बेटा जो कॉर्नर पे है ये 8 यूनिट सेल को इक्वली शेयर कर रहा है। तो एक एटम में इसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा? अगर हम ध्यान से देखें ये वाला पार्ट कितना होगा बेटा? ये वाला पार्ट होगा 1/8। तो देखिए हमने पढ़ा कि जो कंट्रीब्यूशन है एटम का जो प्रेजेंट है कॉर्नर पे वो कितना होगा बेटा? 1/8। तो टोटल एटम्स कितने होंगे सिंपल क्यूबिक में? तो देखिए टोटल एटम्स पर यूनिट सेल ये होंगे 8, कॉर्नर है, और एक एटम का जो कॉर्नर पे उसका कंट्रीब्यूशन है 1/8, तो आएगा बेटा 1 एटम। इसका मतलब सिंपल क्यूबिक में अगर कोई पूछे कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं पर यूनिट सेल, तो आपका आंसर होगा 1। तो देखिए अगर कोई पूछे कि लैटिस पॉइंट कितने हैं, लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, अगर आपसे लैटिस पॉइंट पूछा जाता है तो वो भी आंसर कितना आएगा? 1, क्योंकि जितने एटम्स पर यूनिट सेल आएंगे वही लैटिस पॉइंट होगा। तो देखिए बेटा हमने सिंपल क्यूबिक पढ़ा, एक बार हल्के सा और देखते हैं। सिंपल क्यूबिक में 8 कॉर्नर हैं, तो एटम्स जो हैं वो 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं, लेकिन जो एटम कॉर्नर पे है उसका कितना कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के लिए होता है? तो अभी हमने समझा जो एटम कॉर्नर पे है वो 8 यूनिट सेल से इक्वली शेयर होता है, तो एक यूनिट सेल में उसका कितना पार्ट होगा? उसका 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है। तो टोटल एटम सिंपल क्यूबिक में कितने हो गए बेटा? जब 8 कॉर्नर हैं और एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है तो टोटल एटम्स आएंगे 1, और लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल कितने आएंगे? 1। अब बात करते हैं BCC की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की। तो देखिए बेटा अब हम बात करते हैं BCC की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक।
तो देखिए ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब देखिए बॉडी सेंटर क्यूबिक में ये एंड सेंटर वाले टाइप्स में आता है, सॉरी ये जो है ना सेंटर्ड यूनिट सेल में आता है। तो देखिए ये 8 कॉर्नर है, तो एटम कॉर्नर पे तो है ही, 8 कॉर्नर पे है ही, लेकिन अब बॉडी के सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट है। तो देखिए बॉडी के सेंटर में है, तो ऐसे कोई एटम प्रेजेंट होगा, इसको आप मान लेते हैं ये बॉडी के सेंटर में है। तो क्या लगता है कि कोई एटम बेटा अगर बॉडी के सेंटर पे है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए यूनिट सेल के लिए? तो देखिए समझेंगे, मान लो ये एक छोटा सा पार्ट जो है ये एक यूनिट सेल है और इसमें ये एक एटम बॉडी के सेंटर में है। देखिए बेटा ध्यान से, ये बॉडी के सेंटर में, इसको कोई शेयर नहीं कर रहा, तो इसका कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? ये पूरा का पूरा एटम यूनिट सेल में प्रेजेंट है, तो इसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1। इसका मतलब इसको कोई और यूनिट सेल शेयर नहीं कर रहा। तो देखिए जो एटम बॉडी के सेंटर पे है उसका कंट्रीब्यूशन होगा बेटा 1। तो देखिए लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। तो देखिए जो बॉडी सेंटर पे है वो होगा 1, उसको कोई शेयर नहीं कर रहा। तो देखिए टोटल एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे अगर आप बॉडी सेंटर की बात करते हैं? तो देखिए 8 कॉर्नर हैं, तो 8 इंटू 1/8 आएंगे ही, और एक बॉडी के सेंटर पे है तो आंसर आ जाएगा 2 एटम्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि लैटिस पॉइंट्स कितने हैं बेटा पर यूनिट सेल, तो आप लिखोगे 2। तो देखिए बॉडी सेंटर क्यूबिक वो यूनिट सेल है जिसमें टोटल 2 एटम यूनिट सेल में होते हैं, 8 कॉर्नर है तो उसका वही कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 इंटू 1/8 1 एटम आता है, और एक एटम बॉडी के सेंटर में है, तो टोटल एटम्स कितने हो जाते हैं? 2। और हमें यहाँ से 2 चीजें पता चल गई कि अगर कोई एटम कॉर्नर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, और अगर कोई एटम बॉडी के सेंटर पे है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1। अब बात करते हैं बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो देखिए थर्ड कैटेगरी आ गई है फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये है फेस सेंटर क्यूबिक की। अगर हम बात करें तो एटम्स कॉर्नर पे तो है ही, 8 कॉर्नर पे एटम्स हैं ही, लेकिन अब 6 फेस सेंटर पे भी है। हमें मालूम है कितने फेस होंगे क्यूब में? 6 फेस होते हैं बेटा, लूडो की डाइस है, खेला है सभी ने लूडो, 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस के सेंटर पे एटम प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ये फेस है तो यहां पे एक एटम, एक इधर, 2 3 4, ये फेस है 5 और ये 6। अब हमें ये समझना है कि कितना कंट्रीब्यूशन होगा एटम का जो प्रेजेंट है एट द फेस सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। जो फेस सेंटर पे प्रेजेंट है तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा, इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं। देखिए बेटा ये आप समझो, ये छोटे छोटे 2 यूनिट सेल हैं, दिख रहे हैं? देखिए यहाँ पे आप देखिए बेटा ये छोटे छोटे से 2 यूनिट सेल देख लेते हैं, और जो एटम यहाँ पे प्रेजेंट है देखिए जरा, तो आपको दिख रहा होगा कि हाफ एटम लेफ्ट वाले यूनिट सेल में है और हाफ एटम राइट वाले यूनिट सेल में है। तो क्या समझ में आता है कि अगर कोई एटम फेस के सेंटर पे है तो वो 2 यूनिट सेल को इक्वली शेयर कर रहा है, तो उस एटम का हाफ पार्ट एक यूनिट सेल में आएगा। देखिए ध्यान से, हाफ पार्ट लेफ्ट वाले में है, हाफ पार्ट राइट वाले में है। तो देखिए कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि जो एटम फेस के सेंटर पे है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? हाफ। तो देखिए टोटल एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे? तो देखिए 8 कॉर्नर हैं, तो 8 इंटू 1/8 और 6 फेस हैं, और फेस का कंट्रीब्यूशन है 1/2,
तो टोटल आते हैं बेटा 4 एटम्स। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लैटिस पॉइंट्स बताइए तो वो भी आएंगे 4। तो याद रखिए फेस सेंटर क्यूबिक में लैटिस पॉइंट कितने हैं बेटा 4, और टोटल एटम्स पूछे जाते हैं तो वो भी 4 हैं। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक में टोटल एटम्स हैं पर यूनिट सेल 1, बीसीसी में 2 और फेस सेंटर क्यूबिक में 4। अब देखते हैं आखिरी टाइप एंड सेंटर्ड क्यूबिक। तो देखिए बेटा एंड सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है। तो देखिए एंड सेंटर्ड क्यूबिक, तो देखिए इस कैटेगरी में एटम जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ठीक है, और एंड सेंटर मतलब कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पे एटम है। तो देखिए एक इधर और एक इधर, और हमें मालूम है कि जो फेस के सेंटर पे है उनका कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा, हाफ। तो टोटल एटम से कितने होंगे, तो देखिए टोटल एटम्स पर यूनिट सेल ये आएंगे 8, तो कॉर्नर है और 2 फेस सेंटर है। तो देखिए 2 × 1/2, तो ये आएगा कितना बेटा 2 एटम्स। तो ये समझ में आता है कि अगर कोई एंड सेंटर क्यूबिक है तो उसमें टोटल एटम्स कितने होंगे 2। तो बेटा हमने समझा सिंपल क्यूबिक में टोटल एटम्स 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 और एंड सेंटर क्यूबिक में 2। अब कुछ और समझेंगे। अब ये समझेंगे कि अगर एटम एज के सेंटर पे होता है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के लिए होना चाहिए। तो देखिए बेटा हम ये पढ़ेंगे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम प्रेजेंट एट द एज सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। हम ये भी पढ़ेंगे कि कितनी एज होती हैं। तो पहले देखिए 12 एज होती हैं। एक यूनिट सेल की बात करते हैं तो बेटा 12 एज होती है। देखिए ये यूनिट सेल है, तो किस तरीके से 12 एज होंगी। तो देखिए ये एटम्स हैं, ये कॉर्नर पे है। अब बात करेंगे हम एज की, तो देखिए कितनी होंगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 है और जो हमने नंबरिंग की है वही लोकेशन है एज सेंटर की। तो देखिए अगर एज के सेंटर पे एटम प्रेजेंट है तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा। तो देखिए अगर कोई एज के सेंटर पे है एटम तो 4 यूनिट सेल को इक्वली शेयर कर रहा होगा। तो एक यूनिट सेल में कितना पार्ट प्रेजेंट होगा उस एटम का, तो 1/4। कैसे, तो देखिए बेटा आप इसको समझिए। ये 4 यूनिट सेल हैं छोटे छोटे, 1 2 3 4। अब देखिए मैंने एक पेपर से एक एटम ये रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए ये एटम अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, आप देखिए ध्यान से, तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसका कितना पार्ट एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा। तो देखिए चारों यूनिट सेल में थोड़ा थोड़ा पार्ट प्रेजेंट है। देखिए इस तरीके से देखें तो ये एज के सेंटर पे है, ये है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा 1/4 पार्ट चारों यूनिट सेल में है। तो हमें ये समझ में आया अगर कोई एटम बेटा एज के सेंटर पे है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। तो देखिए हमें अब कुछ रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस करने हैं और उसके लिए हमें 3-4 बातें हमें समझ में आ गई हैं, उनको एक बार मैं दोबारा लिखूंगा। तो देखिए फिर हम कुछ रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। अगर कोई एटम कॉर्नर पे है तो बेटा 1/8 होता है। अगर बॉडी के सेंटर पे है तो 1 होता है, फेस सेंटर पे है तो 1/2 होता है, और एज सेंटर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। ये आपको 4 पॉइंट्स बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। अगर कोई कॉर्नर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा बेटा कितना, 1/8, और अगर बॉडी के सेंटर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1, और अगर फेस सेंटर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा हाफ।
और अगर एज सेंटर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/4। अब कुछ रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं, अब उनको देखते हैं बेटा, देखिए ध्यान से। देखिए बेटा, अब कुछ रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले ये है कि क्यूबिक सॉलिड है, इट इज मेड अप ऑफ द 2 एलिमेंट P एंड Q है, और Q प्रेजेंट है बेटा किस पे, कॉर्नर पे, और P है बॉडी के सेंटर पे। तो क्या फार्मूला होगा सॉलिड का, तो देखते हैं बेटा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए कि जो Q कॉर्नर पे है तो Q कितने होंगे कि 8 कॉर्नर होते हैं और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो 1 आ गया। P की बात करें, P बॉडी सेंटर पे है तो 1 होगा। तो देखिए फार्मूला क्या आएगा, P1Q1, तो सिंपल है, ए बी टाइप का यूनिट सेल होगा। तो ये P और Q दिया हुआ है तो हम इसका आंसर लिखेंगे PQ। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। तो देखिए जो भी एटम दिए हुए हैं हम उसका टोटल निकालने की, टोटल कितने होंगे। अब जैसे Q कॉर्नर पे थे तो 8 कॉर्नर है, तो 8 इंटू 1/8, एक एटम जो कॉर्नर पे है उसका कंट्रीब्यूशन है 1/8, तो टोटल Q एटम्स आ गए 1। और P बॉडी के सेंटर में है तो बॉडी सेंटर एक ही होता है तो P होगा 1। तो टोटल जो फार्मूला आता है निकल के वो क्या आता है, P1Q1। तो देखिए अगला अगर कुछ इस तरह से आए कि एक क्यूबिक सॉलिड है, इज मेड अप ऑफ द 2 एलिमेंट A एंड B, और आपको कहें कि A कॉर्नर पे है और B फेस सेंटर पे है, तो क्या फार्मूला होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए A कॉर्नर पे है तो फिर वही 8 इंटू 1/8, 1, कॉर्नर 80 है तो टोटल एटम्स कितने आएंगे, जो कॉर्नर पे है 1। B फेस सेंटर पे है तो फेस होंगे 6, और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हुआ हाफ, तो ये आ गया 3, तो आंसर आ जाएगा बेटा AB3। तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि A एटम कॉर्नर पे है और B एटम फेस सेंटर पे है तो क्या फार्मूला होगा, तो हमने निकाला A1B3, तो आंसर आएगा बेटा AB3। और ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आप ध्यान से। अगर आपको कहते हैं कि एक क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स A and B are present at the corner and face center of the unit cell. A are present at the edge center and body center of the unit cell. तो देखिए क्या आंसर आएगा। तो पहले देखिए B कहाँ पे है बेटा, एक तो कॉर्नर पे है और फेस सेंटर पे है। तो देखिए पहले B एटम्स ही कैलकुलेट करते हैं, कितने कॉर्नर होंगे 8, तो 8 इंटू 1/8, और 6 फेस है तो 6 इंटू 1/2, ये आ जाएगा 4। तो A आ गए, B एटम्स आ गए हैं 4। A एटम्स की बात करते हैं तो देखो A एटम प्रेजेंट है एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे, तो हमें मालूम है 12 एज सेंटर होंगे और एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन होगा 1/4, और एक बॉडी सेंटर है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है, तो आप निकालेंगे 4, तो आंसर आएगा A4 B4, जिसको आप सिंपल करके लिखेंगे AB। तो ये AB टाइप का यूनिट सेल है, ठीक है, जिसमें AB4 है BB4 है, तो हम सिंपल फार्मूला बनाएंगे तो आंसर आएगा AB। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बेटा आगे। अगला है, देखो A solid in which atoms are present at the corner of the unit cell and 2 atoms are present on each body diagonal। देखिए each body diagonal, तो कैलकुलेट द
टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं। देखिए सॉलिड है जिसमें जो एटम्स हैं वो एक तो कॉर्नर पे है और बॉडी के डायगोनल पे हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ गया है। हमें मालूम है अगर कोई क्यूब है तो उसमें कितने बॉडी डायगोनल होते हैं बेटा। अगर क्यूब है तो उसमें 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। तो देखिए बॉडी के डायगोनल, आप समझो एक रूम को क्यूब मानो, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो डायगोनली जा रहा होगा वो बॉडी डायगोनल होगा। आप देखेंगे तो 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। देखिए किस तरीके से, जैसे एक छोटा सा आप क्यूब बनाएं तो देखिए कैसे एक इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक एक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लेके 2, ऐसे ही इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लेके 3 और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर 4। तो इस तरीके से 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। ज़्यादा अच्छा आप अपने रूम को एक क्यूब समझें तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए 4 बॉडी डायगोनल हैं, तो टोटल एटम्स कितने होंगे बेटा, टोटल एटम्स। तो देखिए 8 × 1/8 कॉर्नर है और 4 बॉडी डायगोनल है और एक बॉडी डायगोनल पे 2 है, तो टोटल आ जाएगा 9 एटम्स। सिंपल है, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, एक बॉडी डायगोनल पे 2 है, तो टोटल एटम्स कितने आएंगे बेटा, 9। ठीक है, इस तरह के रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बेटा क्लोज पैकिंग, किस तरीके से एटम एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप सेंड कर सकते हैं बेटा। थैंक यू बेटा।